सेल नहीं किया जाएगा तो अब जो न्यू अपडेट आएगा नहीं, तो 1 अप्रैल के बाद से भाई ये गाड़ी बिकना बंद हो जाएगी इंडिया की। यहाँ पर बैंकरप्सी वाली बात थी, सॉरी वी आर क्लोजिंग एज अ सैड चैप्टर। केटीएम कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है? हेलो दोस्तों, तो कैसे पंटू फैमिली, आई होप सो हिट फिट एंड परफेक्ट होगी। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है भाई। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को थोड़ा लेट बनाया जाए, बट सीरियसली मेरे को अभी कुछ ऐसा सीन मिला है। तो पहले मैं न्यूज़ बता देता हूँ भाई कि जो KTM RC 125 है, जो KTM ड्यूक 125 है, वो KTM इंडिया ने ऑफिशियली अभी कह दिया, मतलब अभी रूमर्स भी आ रहे हैं एंड शायद से क्योंकि OBD2 जो वेरिएंट है इंजन का, जो एमिशन नॉर्म्स के लिए जिम्मेदार है, तो उसको कह रहे हैं कि मतलब अब इन बाइक्स को सेल नहीं किया जाएगा। तो अब जो न्यू अपडेट आएगा नहीं, तो 1 अप्रैल के बाद से भाई ये गाड़ी बिकना बंद हो जाएगी इंडिया के लिए, मैं बता रहा हूँ। एंड अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाके गूगल करके देख सकते हो। तो ये था पहले तो मेन न्यूज़। एंड अब बात करते हैं भाई जो KTM की अपनी एडवेंचर 390S 390X एंड 250 आ गई है। एडवेंचर की बात करूँ जो रिसेंटली आई है, तो वो बाइक किस किस को लेनी चाहिए एंड उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है एंड उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली लग रही ना कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी कंपलसरी थी। एंड मुझे लगता है ये कुछ बेसिक चीज़ें जो सेट कर रही है आने वाले मार्केट को, कि अब जो न्यू बाइक्स लॉन्च होंगी जो इस सेम सेगमेंट में लॉन्च होने वाली है, उनमें ये चीज़ें शायद सब कंपनियां देने वाली हैं। कि रीज़न एक ये होने वाला है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल KTM ने जो उसमें क्रूज कंट्रोल दे रखा है ना, मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी ने अभी तक दिया होगा इस प्राइस पॉइंट में। मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी दे रही है, क्योंकि जो मुझे इस प्राइस पॉइंट में जो कुछ बाइक्स काफ़ी प्रीमियम लगी थी, जैसे कि BMW की अपनी आ गई GS 310, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देख लो होंडा की जो NX 500 आ रही थी, NX 200 भी इटसेल्फ आ चुकी है। तो सीसी वाइज अगर ना देखे तो 300 सीसी, अगर सीसी के हिसाब से भी देख रहे हो 300 या 400 450 सीसी इस सेगमेंट में देख रहे हो, तो ना हिमालयन ये चीज़ दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, ना जावा ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है, ना BMW प्रोवाइड कर पा रही है। तो जो अभी 450 GS आने का जो बोल रहे हैं, जो अभी आएगी इन फ्यूचर, तो शायद उसमें दे सकते हैं चीज़, बट अभी कुछ पता नहीं। इंडिया में जब लॉन्च होगी तब देख सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा रूमर्स ये भी फैल रहे हैं कि जो अपाचे बोल रहा हूँ, TVS की जो अभी एक बाइक आ रही है RTX 300, तो उसको लेकर के बहुत लोगों के दिमाग में आया कि हमें लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस बाइक के बारे में पर्सनली जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी जो डिस्प्ले जो इन लोगों ने दी है, चलो ठीक है, कहने के लिए 5-in डिस्प्ले है, बट उसके बीच में छोटा सा पॉइंट दे रखा है, बाकी ब्रिजल्स इतने मोटे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था इन लोगों को। एंड कलर TFT डिस्प्ले दे रखा हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद जो मुझे कुछ पॉइंट्स कटेड लगे मेरे को कि इस बाइक में नहीं दिए जा रहे हैं भाई। पहली चीज़ तो जो उसमें नहीं दी गई है, जो उसमें लाइट्स, अगर आपने देखा हो जहाँ पे श्राउड लगा है, मतलब जहाँ पे बॉडी लगी उसके फ्रंट में नीचे 2 एक्स्ट्रा लाइट्स दी हुई है। अगर आपने किसी ने उसका एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो वो चीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं से अगर जो एक्स्ट्रा लाइट्स DRL लाइट्स हो गई, या फिर डे टाइम रनिंग लाइट्स की बात नहीं कर रहा, मतलब जो एक्स्ट्रा फॉग लैम्प्स होते हैं, जो लाइट्स होती हैं, वो आपको खुद से लगवाना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद से KTM इंडिया में आपको वो एसेसरीज के रूप में मिल रहा होगा। अगर एक बार पूछ के देख लेना, मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बट इतना मैं बता सकता हूँ इंडिया में अभी तो वो इनबिल्ट करके नहीं दे रहे हैं। इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट देते हैं इस बाइक में तो शायद दे सकते हैं इस चीज़ को। एंड बाकी बात करें तो इसमें जो क्रूज कंट्रोल सबसे बड़ा जो फीचर मेरे को पर्सनली फील हुआ कि इस प्राइस पॉइंट में कोई और कंपनी नहीं दे रही है। क्योंकि देखो, क्विक शिफ्टर की बात कर ले तो वो यामाहा की R15 V4 में आ रहा था, V4 में नहीं, R15M में आ रहा था, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चलो इन छोटी सीसी बाइक्स में तो है, मतलब ये स्पोर्ट्स बाइक है, इनमें तो होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं होना चाहिए। बट इतनी कम सीसी में तो मुझे फील नहीं हुआ कि इतने कम सीसी में कोई यूज़ करता हो, क्योंकि इसको ऑब्वियसली अगर कोई शहर में यूज़ कर रहा है, हाई स्पीड में तो यूज़ करने नहीं वाला, क्योंकि शहर में तो अब तेज चला नहीं पाओगे। और ये थोड़ी शहरी गाड़ी है, मतलब इनको लॉन्ग ट्रैवल उस टाइप में यूज़ कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसमें क्विक शिफ्टर ना ही दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। बट क्विक शिफ्टर एडवेंचर बाइक में देना सबसे बड़ा की पॉइंट मेरे को पर्सनल फील हुआ। एंड इसके बाद बात करें तो बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी ये चीज़ें आ रही हुई कि इसमें भाई जो और भी चीज़ें एक्स्ट्रा एसेसरीज हो गई, और जो पायनियर माउंट होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अभी कंपनी ने तो पर्सनली नहीं दिया है अभी फ़िलहाल, बट आप इसको बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। ये चीज़ें मिलने भी लग गई हैं। एंड उसमें जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, जो अंडर बेली एग्जॉस्ट है ना, KTM कंपनी ने हालांकि कहा हुआ है कि भाई हमने उसको ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई पूरा का पूरा, बट कहीं ना कहीं मेरे को फील हो रहा है कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए था। या फिर आप जो बैक सीट है उसके नीचे से, बीच से, सेंटर से निकाल सकते थे, बट अंडर बेली ना ही देते तो लुक्स थोड़ा खराब कर रहा था। क्योंकि देखो, जो ADV बाइक्स होती है ना, उसमें जो एग्जॉस्ट मफलर पूरा निकला होता है ना, वो
थोड़ा लुक्स को एनहांस करता है, थोड़ा ज़्यादा बल्कि और थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लगती है बाइक। आप लोगों को क्या ओपिनियन सब मेरे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर उस जगह को नीचे अगर वहाँ पे नहीं दिया होता, डायरेक्टली पीछे एग्जॉस्ट निकाला होता, तो काफ़ी हद तक ग्राउंड क्लियरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता। एंड जो सीट हाइट की बात है, पहले मैंने वीडियो में बताया था, मुझे इतना पता नहीं था, मैंने वो रूमर्स के हिसाब से बताया था आप लोगों को, जब ऑफिशियली चीज़ नहीं बताई गई थी। बट ऑफिशियली जब जो चीज़ें पता चली, जो उसकी सीट हाइट है ना भाई पहले से कम कर दी गई है, तो ये की पॉइंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ भाई सीट हाइट जो कम हो गई, जो एडवेंचर बाइक्स हैं। क्योंकि देखो एडीवी बाइक्स लेते टाइम ना लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आती है ना, कि हम जो बाइक ले रहे हैं कि हमको उसमें सीटिंग हाइट अच्छी होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल 5.5 फुट का आदमी भी हो या 6 फुट से थोड़ा सा कम भी आदमी हुआ, तो उसके अंदर भी होता है ना कि भाई मेरे दोनों पैर पहुंचने चाहिए। क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे भाई बराबर रोड नहीं मिलने वाली आपको, हाईवे पे नहीं हो कि आप हल्का झुक के खड़े हो, जो वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो पैर काफ़ी हद तक पहुँचने चाहिए। तो पहले बाइक में तो हाइट वैसे नहीं थी, बट इसमें हाइट काफ़ी सही दी गई, तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए था। एंड जो बॉडी का मुझे डिज़ाइन लगा ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डकार रैली से इंस्पायर्ड था। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ ना कि अगर आप इतना प्राइस पॉइंट चार्ज कर ही रहे हो, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको डिज़ाइन थोड़ा और बल्कि देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि मतलब वेट कम हो चलेगा, या फिर फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो 15 लीटर्स के आसपास बताई जा रही है, 14.5 या 15 लीटर्स के आसपास कुछ है, जो मुझे लगा कि थोड़ा कम है यार। मुझे लगता है कि जो एडवेंचर बाइक्स होती है ना, उसमें मिनिमम 20 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी होना चाहिए। क्योंकि एडीवी बाइक्स में आपको क्या होता है ना, कि आप जो ट्रैवल, ऑब्वियसली भाई इंडिया के हिसाब से अगर आप लॉन्च करो तो इंडिया के हिसाब से बननी भी चाहिए गाड़ी। तो इंडिया में क्या होता है ना कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो लोग लॉन्ग ट्रैवल मारते हैं एक साथ। जैसे मुझे यहाँ से लद्दाख तक जाना है, तो मैं कंटिन्यूस 5-6 घंटे अगर गाड़ी खींच भी रहा हूँ ना, तो मेरा ये होगा ना कि भाई टंकी 15 लीटर कुछ नहीं होता यार, 20 लीटर अप्रॉक्स होगा तो ठीक है भाई, गाड़ी 250-300 किलोमीटर तक रेंज दे देगी। बट एवरेज भी एक चीज़ मेंटेन रखता है, ठीक है एवरेज थोड़ा बहुत चल जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी होगी तो मेरे को बार बार स्टॉपेज नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे की फीचर लगा। और सबसे बढ़िया प्राइस प्लस पॉइंट मुझे ये लगा, उसमें जो रेडिएटर दे रखा है वो कर्व रेडिएटर है विद 2 फैंस। तो ये मुझे लगता है केटीएम ने पहले, ये बहुत लोगों ने बोला था कि भाई हीटिंग का इशू आ रहा है, तो केटीएम ने इसको सॉल्व किया था एंड इस चीज़ में अप्लाई कर दिया इस बाइक में, डीबी में। तो मुझे जो पर्सनल लग रहा है ना कि भाई ये बाइक सुपर हिट जाएगी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में कोई ऐसे फीचर्स नहीं दे रहा है। एंड बहुत सारे लोग इसे थोड़े कम प्राइस में सोच रहे होंगे ले लें, तो भाई आप एक्स में भी जा सकते हो। अगर ये भी प्राइस पॉइंट आपको ज़्यादा लग रहा है तो अब मैं बोलूँगा कुछ टाइम रुक के ले लो, क्योंकि ये थोड़ी बाइक मेरे को ऐसा फील हुआ है ना कि इसमें सारी चीज़ें जो आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। और जो 390X आई है वो प्राइस भी कम है, और ये उनके लिए भी हो सकती है जो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल रॉ मशीन चलानी है, हमको क्विक शिफ्टर इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और क्रूज कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए तो बढ़िया है। लेकिन जो बिल्कुल ट्रैवल करते हैं, जिनको चाहिए भाई बिल्कुल राजा महाराजा की तरह जाना है, तो भाई मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है। आपको कैसा लगा? क्रूज कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस सेगमेंट में कोई बाइक तो नहीं देती। इवन तो मेरे पास Z900 खड़ी है, 12 लाख रुपीज़ मैंने उसमें खर्च किया, ऑन रोड आती 11 लाख, मतलब खर्चा समझ रहे हो ना क्यों बोला 12 लाख, वुम वुम, समझ गए ना? तो मैं ये कह रहा था उसमें तक नहीं दिया हुआ था अभी तक, ठीक है 12 लाख अब तो चलो दे दिया, जबकि प्राइस में बढ़ा दिया। तो क्विक शिफ्टर मुझे लगता है भाई 10 लाख के अंदर किसी बाइक में आ रहा होगा। बाकी आप जुगाड़ लगाने को तो लगा ही सकते हैं। अगर आप 390X ले रहे हैं तो क्रूज कंट्रोल का आपके अंदर दिमाग आएगा, तो भाई वो 500-600-1000 रुपए का एक छोटा सा चीज़ आती है, आप एक्सीलेटर के बगल में लगाओ ना, उसको टाइट करना पड़ता है। बट मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बाई चांस कभी आपको अर्जेंट ब्रेक लगाना पड़ेगा, कुछ होगा ना, तो एक्सीलेटर को इंगेज रखेगा वो, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा एक्सीडेंट्स के चांस मतलब थोड़े बड़े आते हैं। खुदा ना खास्ता हो ये चीज़, लेकिन चांसेस बढ़ा देता है। बट इसमें क्या चीज़ होता है, जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे या फिर हल्का सा, मतलब एक्सीलेटर तो चल रहा है बट आपने हल्का सा एक्सीलेटर लिया तो डिसंगेज हो जाएगा, हल्का सा ब्रेक दबाया डिसंगेज हो जाएगा आपका क्रूज कंट्रोल। तो मुझे लगता है जो कंपनी फिटेड होती है ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो ये कुछ फीचर्स मुझे लगे कि KTM ने जो चीज़ दी हुई है बहुत बेहतरीन दी है। एंड अब बात करते हैं मेन एक और चीज़ की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करते रहना जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से। एंड इसके बाद जो बैंकरप्सी वाली बात थी, एक सबसे मुझे खुद फील हुआ डरावनी सी चीज़। मतलब मैं KTM ऑफिशियल, आपने अगर पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो करिए, एक बार देख लीजिए। इंस्टाग्राम फॉलो भी नहीं करा तो एक बार चेकआउट करना। तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी, सॉरी वी आर क्लोजिंग एज अ सैड चैप्टर। भाई उतना पार्ट देख के ना भाई मैं डर गया था, मतलब खुद से लगा कि भाई ये चीज़ क्या हो रहा है। भाई KTM एक अच्छी ब्रांड है। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने बताया कि वी आर गेटिंग ए चांस। तो शायद मुझे लगता है उन लोगों ने थोड़ा पैसा वैसा वापस कर दिया, मे बी वो KTM कंपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो अब KTM कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है,
ठीक है, तो फ्यूचर क्या हो सकता है, तो देखो 49% स्टेक्स जो है वो बजाज के पास है, समझ रहे हो ना, बजाज के पास इतने स्टेक्स हैं, तो ऑब्वियसली अभी आधा मालिक 49 मतलब आधे से 1% कम, अब 49.8% है, मतलब एक तरीके से वही मान लो कि आधा मालिक अभी अपना बजाज है। एंड इसके बाद 2 कंपनी और बचती जहाँ पे अपने स्टेक्स KTM बेच सकता है, वो पहला तो है BMW का, ठीक है, और दूसरा एक चाइनीज ब्रांड है CF मोटो। तो पर्सनली मुझे क्या लगता है, अगर BMW में गया तो ठीक है, वो दोनों कंट्रीज आसपास है, BMW कहाँ की ओरिजिन है, जर्मनी की, एंड जो KTM है वो ऑस्ट्रिया की है, मतलब ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं वो नहीं है, ऑस्ट्रिया है वो कंपनी, जर्मनी कंपनी नहीं कंट्री, तो वो जर्मनी के पास है, तो उसमें ज़्यादा कुछ उनको दिक्कत नहीं होगा। बट अगर बजाज के पास आती है तो हम लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है, प्राइस कटिंग हमको कुछ ज़्यादा ही मिलने वाली, क्योंकि जो बजाज कंपनी है ना उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट में चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे NS 400 आई थी तो उसमें कितने ज़्यादा फीचर्स आए हुए थे, ठीक है, एंड जबकि बहुत सारी प्राइस कटिंग हुई, जैसे कि आपका जो डिस्प्ले हुआ ये सब चीज़ें बहुत सारा डिस्प्ले काटा हुआ था, तो कहीं ना कहीं मुझे बैकग्राउंड में डॉगीज लोग को थोड़ा इग्नोर करना, तो ये चीज़ मुझे लगा कि बजाज के पास आएगी तो आपको प्राइस कटिंग तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बट फायदे क्या मिलने वाले हैं, प्राइस आपका वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में आके उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हो रही है, बट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो अब वो ऑस्ट्रियन ब्रांड नहीं रहेगा। जैसे अभी उनका मोटिव क्या होता है, रेडी टू रेस, फिर मुझे नहीं लगता इनका जो मोटिव होगा, जो इनका स्लोगन है रेडी टू रेस, वो नहीं होगा, उसकी जगह हो जाएगा आपका कह लो रेडी टू कुछ भी, मतलब समझ लो ऐसे तरीके से, मतलब सस्ती प्रोडक्ट बना रहे हैं, रेडी फॉर चीप प्रोडक्ट्स आप ऐसा कह सकते हैं। बट ऑब्वियसली ऐसा चीज़ तो नहीं होने वाला, बट इसका फायदा ये होगा ना कि जो हमारी बजाज की जो बहुत सारी बाइक्स हैं, वैसे ऑलरेडी वो उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंजन्स बना रहे, बहुत लोग बोलते हैं बजाज ने दिया, ऐसा नहीं है, जो इंजन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ना, जो आप पल्सर में देखते हो, वो KTM की ली हुई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, अगर ये यहाँ पर आती है तो बजाज की बाइक्स भी बहुत एनहांस होने वाली है, और अपनी KTM की बाइक्स ऑलरेडी जो चीज़ चल रही है उसको काफ़ी कम प्राइस में दे सकते हैं, तो इंडियन ब्रांड हो सकता है ये। एंड अगर CF मोटो के पास गया तो भाई देखो, एज साइड मैं उसको बोलता हूँ कि चलो चाइनीज़ ब्रांड उसको हटाते हैं एक बार को, लेकिन चाइनीज़ ब्रांड होने के बावजूद ही मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो कंपनी मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, बहुत चीप प्राइस में। देखो चाइनीज़ है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा चीप क्यों होता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट वहाँ पे बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है CF मोटो के पास जाएगा तो उसका थोड़ा सा उनका होगा पैसा कमाना, तो चीप प्राइस के चक्कर में ब्रांड वैल्यू खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है BMW या बजाज के पास जाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को प्लीज़ इस चीज़ में कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरे को कुछ और नॉलेज या कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ एंड बाय। KTM को यार बचा लो यार गाइस प्लीज़।